अस्सलाम वालेकुम dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor शबाज. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन और अल्केन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स. सो इससे पहले हमने फिजिकल कैरेक्टर्स देखे थे अल्केन्स के और प्रिपरेटिव मेथड्स हम पढ़ चुके हैं. सो अब तरतीब के मुताबिक अगर देखा जाए तो रिएक्शंस की ही बारी आती है. सबसे पहले स्टूडेंट्स, अल्केन की रिएक्टिविटी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. अल्केन्स जो हैं हम उन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं. एंड व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स? स्टूडेंट, जो पैराफिन का वर्ड है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पैरम एंड अफिन्स. पैरम means little and affins mean affinity. So little affinity यानी कि less reactive चीज़ को हम पैराफिन भी कह सकते हैं. अब why they are called paraffin, why they are called less reactive compounds, उसकी reasons देखते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड पढ़ोगे आगे जाके. थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH3 की स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ. सो आप लोगों ने चैप्टर 7 में हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक डिटेल से पढ़ा है. सो उसमें आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो हर कार्बन होता है, सो मैं कार्बन को ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ. सो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. सो ये कार्बन के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो सिमिलरली इसके सामने वाला कार्बन और स्टूडेंट वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाई है. और टर्मिनल्स पे स्टूडेंट्स, इनके जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे. और ये भी हमें पता है कि ये जो सारे के सारे बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं. एंड वी नो डैट कि ये जो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना भी मुश्किल है. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. स्टूडेंट, जब इनको तोड़ना मुश्किल होगा सो वी कैन से डैट कि जो अल्केन्स हैं उनमें चूंकि सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सो जब इनको तोड़ना मुश्किल होगा सो वी कैन से डैट दे आर कॉल्ड पैराफिन्स. खैर, अब आगे शुरू करते हैं. अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ऑर्डिनरी कंडीशंस में अल्केन की किस तरह से रिएक्शन होते हैं. सो लिखेंगे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस अल्केन्स डू नॉट react with alkenes, acids, oxidizing agents, and as well as reducing एजेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आम हालात में जो अल्केन्स हैं वो अल्कलीस, एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते. इस चीज़ को समझाने के लिए स्टूडेंट्स अभी मैं आपके सामने एक टेबल डिस्प्ले करूंगा. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा है और उसमें 2 कॉलम हैं. एक कॉलम में रिएजेंट्स हैं और दूसरा इफेक्ट ऑन अल्केन्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अल्केन का नो इफेक्ट हॉट और कोल्ड सिचुएशन में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हॉट एंड कोल्ड दोनों कंडीशन में अल्केन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता. NaOH का सोल्यूशन नो इफेक्ट इन हॉट एंड कोल्ड स्टेट. KMnO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो इफेक्ट इन हॉट एंड कोल्ड स्टेट. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, नो इफेक्ट इन हॉट एंड कोल्ड स्टेट. सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एसिड
अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट का किसी किस्म का अल्केन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। लेकिन स्टूडेंट अगर आप एयर या ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएं अल्केन से, सो एयर नो इफेक्ट इन कोल्ड बट बर्न व्हेन हीटेड, यानी एयर जो है स्टूडेंट्स वो अल्केन्स को बर्न कर देगी जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे। इसी तरह ब्रोमीन नो इफेक्ट इन डार्क बट स्लोली डिकलराइज इन सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन का रिएक्शन हो जाएगा, अदरवाइज इसका रिएक्शन नहीं होगा। जी डी स्टूडेंट्स, अब हम लाइट बोर्ड की तरफ दोबारा मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने टेबल से ये बात अच्छे तरीके से समझ ली है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन अल्केन इनर्ट है। सो अंडर सूटेबल कंडीशन, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो अंडर सूटेबल कंडीशंस, तो अभी आपने पढ़ा कि अल्केन रिएक्शन करता है किसके साथ स्टूडेंट, एयर के साथ एंड ब्रोमीन के साथ, और ब्रोमीन के साथ भी कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एयर के साथ भी तब करेगा जब आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स, हीट प्रोवाइड करोगे। सो ये सूटेबल कंडीशंस हैं। सो इसका मतलब एयर के साथ जब रिएक्शन होता है, सो स्टूडेंट्स व्हेन एवर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद एयर मीन्स ऑक्सीजन, सो वो डीकम्पोज होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो वी कैन से दैट दिस इज decompositional reaction, decompositional reaction। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स अंडर सूटेबल कंडीशन जहाँ पे आप थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है वो डिकम्पोजिशनल रिएक्शन देगा। और ये कौन सी डिकम्पोजिशन है, हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप ब्रोमीन के रिएक्शन पढ़ोगे जिसमें आप ये देखोगे कि अल्केन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। सो दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में क्या होता है, कंसेक्टिवली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्केन है उसमें से एटम रिप्लेस होंगे किसी और एटम के साथ, उसे हम सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल है CH4। अगर आप इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्टीमेटली आपको CBr4 मिलेगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए किससे, ब्रोमीन से। सो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। सो दे गिव सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स अल्केन कैटलिस्ट, सो हम लिखेंगे एक और पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट बड़े अहम हैं जो वर्ड्स आपने, एक ये पॉइंट आपने सीखा, एक ये पॉइंट आपने सीखा, और एक तीसरा पॉइंट है, और वो है जी कैटालिटिक रिएक्शंस, कैटालिटिक रिएक्शंस जी। सो आगे जाके आप पढ़ोगे ये कैटालिटिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो समझ ही आया कि आम हालात में अल्केन्स का रिएक्शंस नहीं होगा। जो सूटेबल कंडीशंस हैं लाइक कुछ कैटलिस्ट यूज होंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, सनलाइट होगी, कुछ एक्सटर्नल सोर्स देने पड़ेंगे, तब जाके इसके रिएक्शंस होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भी आ सकता है और पॉइंट भी है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, यानी अल्केन्स जो हैं वो इनर्ट क्यों हैं, लिटिल एफिनिटी क्यों रखते हैं, लेस रिएक्टिव क्यों हैं। सो स्टूडेंट्स इसकी सबसे बड़ी रीजन है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड जो है इनर्ट है, यानी रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं करता, उसकी 2 रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन है नॉन पोलर नेचर। अब नॉन पोलर नेचर को समझाने के लिए आपके सामने डायग्राम बनी है स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। सो 2.5, सो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से पोल्स क्रिएट हों,
पोल्स आपको पता है तब क्रिएट होते हैं जब दो चीज़ों में ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। सो हम कहेंगे नॉन पोलर नेचर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, कार्बन की है 2.5, सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस makes bond almost नॉन पोलर। स्टूडेंट नॉन पोलर का मतलब है कि बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, यानी कि ना तो इतना ज़बरदस्त किस्म का प्लस चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। सो जब साइड्स यानी कि रिएक्शन करने के लिए पोल्स ही नहीं है, सो किसी भी अल्कली, एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को वो रिएक्शन की साइड ही नहीं मिलेगी जिससे वो जाके क्या कर सकें, रिएक्शन कर सकें। सो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है स्टूडेंट्स, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप सब जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बंधा होता है। किसके सामने बंधा होता है? न्यूक्लियाइस के सामने बंधा होता है। सो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियाइस के सामने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बंधा होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तोड़ना या ब्रेक करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि वो मजबूती से जकड़ा हुआ है। सो ये सारी बातें आप जानते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियाइस के सामने है, जकड़ा हुआ है, उसको तोड़ना, डिस्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। डेट्स वाई सिग्मा बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहते हैं। सो इसी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी स्पीशी which have positive charge and loves to move towards electrons is called electrophiles। और इसी तरह nucleophile is a species which have a lone pair और either they have a minus charge, हम उसको nucleophile कहते हैं। सो इसका मतलब है कि इस अल्केन के मॉलिक्यूल में ना पॉजिटिव एंड है ना नेगेटिव एंड है, यानी ना इलेक्ट्रोफाइल के लिए अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियोफाइल के लिए अट्रैक्शन है। और अगर वो आते भी हैं तो सामने कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, टूटेंगे नहीं। सो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। सो इसका मतलब हमें मदद करनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। और हमारी मदद क्या है कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से क्या प्रोवाइड करें? एनर्जी प्रोवाइड करें, ताकि उस एनर्जी से इस बॉन्ड को क्या किया जा सके स्टूडेंट? ब्रेक किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, ये वजह है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हम मूव करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, अल्केन के अगर रिएक्शन देखे जाएं तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कंबस्टन। सो व्हाट इज कंबस्टन? स्टूडेंट्स, कंबस्टन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होना, और बर्न होने के बाद स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस करना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या रिलीज करना? एनर्जी रिलीज करना। इस प्रोसीजर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कंबस्टन। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको पहले भी आती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कंबस्टन की एक जनरल इक्वेशन लिखी है। इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी स्पेशली हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, उसको बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे आपकी बुक की ही एग्जांपल शेयर करूं, सो CH4 स्टूडेंट, इस CH4 में जो N है वो कार्बन की तादाद है, तो वो 1 है। सो यहाँ पे डेफिनेटली स्टूडेंट 1 आएगा। 2 × 1 2 + 2 4, यानी कि CH4। ये जनरल फॉर्मूला भी है अल्केन का। प्लस अब इसके साथ स्टूडेंट कितने ऑक्सीजन आएंगे? 3 की जगह 1, यानी 3 साथ N की जगह 1 आएगा, क्योंकि कार्बन नंबर की तादाद 1 है। 3 × 1 3 × 1 3 + 1 4 4 डिवाइडेड बाय 2, इट्स मीन 4 डिवाइडेड बाय 2, इट्स मीन 2O2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर 4 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2O2। इट विल गिव NCO2। N अगेन कार्बन नंबर था, 1 है, सो आपको CO2 मिलेगा 1, प्लस N + 1, यानी कि N कितना था? 1 1 + 1 2 वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप इसमें देखें हर लिहाज से ये बैलेंस है। सो ये शॉर्टकट है इक्वेशन को क्या करने का? बैलेंस करने का। आप इसको एंट्रेंस टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पे आपने एक्सेसिव अमाउंट में, या जैसे बोलते हैं एक्सेस अमाउंट में देनी है, ताकि वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट बर्न कर सके। और बर्न करने के बाद स्टूडेंट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस साथ में आपको एनर्जी मिलेगी 8, इस केस के लिए मैं बता रहा हूँ 891 किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे प्लस का मतलब आप समझ लें कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस वाटर मिला प्लस 891 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। सो इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे। सो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा दोबारा से लिखना चाहता हूँ। सो CH4 plus 2O2, it will give carbon dioxide plus water and delta HC। इसी तरह आप नॉट का साइन भी लगाएंगे और साथ में लिखेंगे स्टूडेंट्स 891 किलो जाउल पर मोल। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस का मतलब द होल प्रोसेस वुड बी एक्सोथर्मिक। तो बच्चे क्या करते हैं, ये प्लस का साइन समझ के वो एंडोथर्मिक समझ लेते हैं। ये प्लस इक्वेशन की वजह से लगाया गया है। अगर आप इसको डेल्टा एच की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये शो करता है कि ये प्रोसेस क्या है, एक्सो। ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी इक्वेशन ठीक है। सो अक्सर एमसीक्यू बोर्ड में और एंट्रेंस टेस्ट में भी आ जाता है, ये दोनों इक्वेशंस लिखी होती हैं और पूछा जाता है कौन सी ठीक है। सो कुछ बच्चे इसको करेक्ट करते हैं, कुछ इसको करेक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशंस ठीक हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये एक ऐसा रिएक्शन है स्टूडेंट्स जो कि इंटरनल कंबस्चन इंजन्स में होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ये आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और जैसे बाइक्स या व्हीकल्स चलती हैं। ये पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। स्टूडेंट, इसके अलावा मैं कुछ बातें आपसे मज़ीद शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी कंबस्चन के प्रोसेस हैं वो एक ट्राइंगल को फॉलो करते हैं। और वो ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स, वो ट्राइंगल ज़रा समझ लीजिएगा। वो ट्राइंगल है एयर, फ्यूल, स्पार्क। ये तीन चीज़ें इकट्ठी होंगी तो कंबस्चन का प्रोसेस होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कुछ भी अगर नहीं है तो कंबस्चन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम पाइपलाइन की बात करते हैं, सुई गैस की पाइपलाइन है, ये पाइप है स्टूडेंट, इस पाइपलाइन के अंदर फ्यूल है यानी गैस है, ठीक है। और इवन कि आप इसमें स्पार्क भी लगा दें, स्पार्क यानी आग भी लगा दें, इग्नेट कर दें, बट इसके अंदर कंबस्चन यानी बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि इनसाइड पाइप ऑक्सीजन जो है, एयर जिसमें मेन कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन, वो एब्सेंट है। सो जैसे ही ये गैस बाहर आती है, सो ये गैस बाहर आने के बाद मिक्स होती है स्टूडेंट किसके साथ, एयर, और प्लस यहां पे हम क्या देते हैं, स्पार्क देते हैं, और फिर इस यहाँ पे फ्लेम बनता है। सो आपने नोटिस किया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा फ्लेम जिसके अंदर एयर ज़्यादा होती है वो ब्लूइश फ्लेम होता है। यानी आपके सामने मैं यहाँ पे दो तरह के फ्लेम्स बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इसको इस तरह समझते हैं, एक स्प्लिट लैंप है, इसको आप समझने के लिए इसको ये इसके ऊपर। सो आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएं स्टूडेंट, फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाएं और उस फ्यूल को एयर के साथ मिक्स करें और फिर आप उसको बर्न करें। तो अगर तो एयर ज़्यादा होगी
तो फ्लेम ब्लूइश कलर का होगा, यानी एयर अगर एक्सेस में होगी, एयर अगर एक्सेस में होगी तो फ्लेम जो है वो ब्लूइश कलर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लेट्स से अगर आप एक और यहाँ पे लैंप लेते हैं और अगेन आप उसमें फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसमें आप एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो यहाँ पे जो एयर है यानी ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी लेस अमाउंट में है, तो अब जो आपके पास फ्लेम मिलेगा वो येलोइश कलर का होगा, यानी इस तरह से। और अगर दोनों में देखा जाए तो ये जो ब्लूइश फ्लेम है ये कंप्लीट कंबस्शन की वजह से बनता है और ये थोड़ी इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से बनता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं हीट ऑफ कंबस्शन की बात करूं तो वो ब्लूइश फ्लेम की ज़्यादा होगी और ये जो थोड़ा सा येलोइश फ्लेम है इसकी हीट ऑफ कंबस्शन थोड़ी सी कम होती है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैं समझता था कि आपको बताने चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड विच इज़ ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, अभी जो ऑक्सीडेशन है इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन आगे से दो तरह की है। सबसे पहले है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और द सेकंड वन इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सो पहले हम समझेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को। स्टूडेंट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास CH4 है। CH4 स्टूडेंट बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबस्टन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जरा अगर आप गौर से देखें जो कंबस्टन की है उसमें ये साफ जाहिर है कि 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है। सो अगर 2 मोल मीथेन होगा तो 4 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है। अगर ये 3 मोल होगा तो ये 6 मोल यूज होगा। ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है इसको मुकम्मल बर्न करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 3 मोल मीथेन यूज करूं और 3 मोल मीथेन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो 6 मोल चाहिए, ये 3 गुना बढ़ा तो ये भी 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन 6 मोल की बजाय 4 मोल इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ की है, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ की है। तो स्टूडेंट, लिमिटेड अमाउंट में जब ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होगी वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी और उसके बदले में स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ में कार्बन ब्लैक बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। सो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए के साथ 2 आएगा और अगर हम यहाँ पे वाटर की बात यानी 6 लगा दें, अगर यहाँ पे 12 और आप देखें 12 हाइड्रोजन 3 कार्बन और इसी तरह से 8 ऑक्सीजन है, 6 और 2 8 होगी, बैलेंस होगी इक्वेशन। स्टूडेंट, ये कार्बन ब्लैक है, दिस इज कार्बन ब्लैक, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिखते हैं कार्बन ब्लैक। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं घर में जो हम बर्नर इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा इस्तेमाल करते हैं जिस पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, ये उसका बर्नर है। सो स्टूडेंट्स, होता ये है कि अगर बर्नर की क्वालिटी अच्छी ना हो, जहाँ से फ्लेम निकलना है, तो आप नोटिस करते हैं कि पाइपलाइन पीछे से आ रही है और पाइपलाइन यहाँ पे, और ये जो पाइपलाइन है स्टूडेंट, इस पाइपलाइन में आपको पता है इस पाइपलाइन से फ्यूल यानी कि गैस आ रही है बाहर से, और जैसे ही वो गैस यहाँ आती है और यहाँ आके फिर वो जो सुराख हैं उसमें जाती है और सुराखों से बाहर आती है। अच्छा, और यहाँ से फिर कंबस्टन स्टार्ट होती है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ फ्लेम बनेगा स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ फ्लेम बनेगा, ये ऊपर वाले हिस्से में कंप्लीट कंबस्टन होगी, कंप्लीट कंबस्टन होगी। क्यों कंप्लीट कंबस्टन होगी? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है। लेकिन फ्लेम का जो इनसाइड पोर्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, सो लिमिटेड सप्लाई में फिर कंबस्टन नहीं होगी,
बल्कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन नहीं होगी, फिर क्या होगी? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन अलग चीज़ है, कंबस्शन अलग चीज़ है। कंबस्शन की निशानी होती है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बना है कार्बन ब्लैक। सो ये जो बर्नर के इनसाइड पोर्शन है जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, वहां पे फिर ये रिएक्शन होता है और रिएक्शन के नतीजे में कार्बन ब्लैक बनता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ये बर्नर उठाते हो तो अंदर कार्बन ब्लैक यानी कालक डिपॉजिट यानी जमी होती है। सो वो कार्बन ब्लैक जो है अंदर, कार्बन ब्लैक जो है वो अंदर किस वजह से आता है स्टूडेंट? वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से आता है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है स्टूडेंट। कार्बन ब्लैक जो है आपको पता है टायर्स बनाने में, इंक बनाने में और इस तरह कार्बन पेपर होता है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। सो ये इसके मैंने कुछ यूजेस बता दिए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन? व्हेन लोअर alkanes is heated under high temperature like 400 degree and high pressure like 200 atm and in the presence of metallic catalyst and in the presence of metallic catalyst। स्टूडेंट्स, अब ये जो मेटालिक कैटलिस्ट है यहाँ पे अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो कॉपर की बात की जा रही है। सो वी विल गेट वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी इक्वेशन मेंशन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन मेंशन करने से पहले कुछ बातें वो समझ लें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, so increase in carbon oxygen bonds and decrease in कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सारी निशानियां हैं स्टूडेंट, किसकी निशानियां हैं? ऑक्सीडेशन की निशानियां हैं, ये आपने याद रखना है। अब इन बातों को आगे हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले CH4 की। सो हम यहाँ पे CH4 को मेंशन करते हैं, CH4। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको पास करना है। ये जो पर मैंने कंडीशन मेंशन की है, 400 डिग्री टेम्परेचर एट 200 ATM प्रेशर। ये डिग्री नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ATM आता है। सो यहाँ पे हम ATM मेंशन करेंगे, ATM। सो 200 ATM प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एयर पास करेंगे। जो एयर जो है वो ऑक्सीडाइज करने में मदद करेगी। अब जो एयर है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स वो क्या करेगी? वो यहाँ पर ऐड होगी एंड यू विल गेट HCHHOH। सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर हम नेक्स्ट चलते जाएंगे
और फर्दर सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, 400 डिग्री टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर, कॉपर एंड सेम ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन क्या करेगा स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन अपने साथ मिलाएगा और मिलाने के बाद स्टूडेंट क्या बनाएगा, वाटर, और प्लस जो चीज़ हमें मिलेगी नेक्स्ट वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और वो मिलेगी हमें H डबल बॉन्ड O। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट दोबारा से, अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट अब नेक्स्ट दोबारा से सेम कंडीशन अप्लाई होगी, 400 डिग्री टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर, कॉपर, ऑक्सीजन। स्टूडेंट अब ये ऑक्सीजन जो है ये ऐड होगा, सो ये ऐड होगा, सो जैसे ही ऐड होगा यू विल गेट OH C डबल बॉन्ड OH, यानी C डबल बॉन्ड OH और H, यानी H ये रहेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा। नाउ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइनली इस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टूडेंट फर्दर अगर हम सेम कंडीशन अप्लाई करें, 400 डिग्री टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर, कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा और मज़ीद ये कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स किसके अंदर, एक तो ये OH निकल के वाटर रिलीज हो जाएगा, और फाइनली ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। डियर स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, +1 +1 +1 +1, और यहाँ कार्बन पे कैंसिल करने के लिए क्या चार्ज होगा, -4। सो अगर आप यहाँ नोटिस करो तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, +1 +1 +1 +1, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2। सो इसका मतलब है कि इस कार्बन पे -2 होगा, तभी तो ये +4 कैंसिल होगा, -2 -2 -4, यानी ये -4, तभी इसको +4 को कैंसिल करेगा। सो -4 से -2 पे जाना, -4 से -2 पे जाना, चार्ज का बढ़ जाना, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो रही है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, +1, यहाँ पर क्या चार्ज है, +1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चार्ज होगा, 0। तो यानी इसका मतलब कार्बन की इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। सो अगेन -2 से बढ़ के 0, यानी अब -2 से इंक्रीज होके 0 पे आ गए। अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मजीद आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं -2, हाइड्रोजन +1। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो टोटल प्लस है वो +1 +1, और कार्बन पे +2 चार्ज रहेगा, यहाँ पे +2। कैसे पता चला, क्योंकि -2 एंड -2 -4 को कैंसिल करने के लिए +4 चाहिए, तो +1 +1 और +2 +4। सो अगेन 0 से अब हम मूव कर चुके हैं स्टूडेंट, किस पे मूव कर चुके हैं, +2 पे मूव कर चुके हैं। जब 0 से +2 पे मूव कर चुके हैं यानी लगातार चार्ज में इजाफा हो रहा है कार्बन के। सो चार्ज में यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होना, यही तो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। डियर स्टूडेंट अब यहाँ मूव करते हैं तो -2 +4, अगेन +2 से स्टूडेंट्स +4 पे आ गए हैं, मजीद ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इधर कोई नहीं है, इधर कार्बन ऑक्सीजन एक बॉन्ड है, इधर 2 हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इधर बढ़ गए हैं। मजीद अगर देखें इधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर भी है, और ये भी आपको पता है स्टूडेंट कार्बन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट है और ऑक्सीजन आगे से हाइड्रोजन से कनेक्ट है, यानी कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, C डबल बॉन्ड OH एंड H, यानी कि ये कार्बन भी ऑक्सीजन से, यानी यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी और एक और बॉन्ड है, तो अगेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ गए, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 4 हैं। सो इंक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है। डिक्रीज इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन आ रहा है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं।
सो ये तमाम पहलू मैंने आपके सामने डिस्कस किए। द होल प्रोसीजर इज नोन एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट, इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का? इसका फ़ायदा यह है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम हायर अल्केन्स को, हायर एल्केन्स का मतलब जिनमें 15 कार्बन 16 कार्बन होते हैं, हम हायर एल्केन्स को इस प्रोसीजर में से पास करते हैं, और इस प्रोसीजर में से पास करने के बाद यू विल गेट अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने मिथेन से शुरू किया था और मैथेनोइक एसिड, यानी मिथेन से शुरू किया था और मैथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ये 13 चैप्टर में आप इसका IUPAC नेम पढ़ोगे, यानी आपने एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल किया। और मज़ेदार बात यह है कि N रिमेन्स सेम का मतलब अगर इधर एक कार्बन था तो स्टूडेंट्स इधर भी कितने कार्बन है? एक ही है। पूरे प्रोसीजर में कार्बन नंबर क्या रहता है? रिटेन रहता है। सो हायर अल्केन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये जो हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और स्टूडेंट्स ये जो फैटी एसिड्स होते हैं फिर ये काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं स्टूडेंट्स? फैटी एसिड्स काम आते हैं क्या बनाने के लिए स्टूडेंट्स? आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना है कि नाउ दीज फैटी एसिड्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑयल, फैट्स, ठीक है, और फिर हम इनसे आगे सोप बना सकते हैं। सो ये आगे चैप्टर 14 में जाके आप डिटेल से पढ़ोगे। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है। ये एक ऐसी बात है जो रिएक्शन में आगे बार बार यूज़ होगी। क्या है, थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूँ कि एक और अंदाज से बता दूँ कि वेन एवर अल्केन ऑक्सीडाइज दे विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, एंड वेन एवर अल्कोहल ऑक्सीडाइज दे विल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। अभी ये प्री लेवल पे बात है। एंड वेन एवर अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये अल्कोहल की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी है। सो जो नॉर्मली याद रखेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंडरी अल्कोहल आती जो कि आगे जाके आएगी, सो याद रखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल के केस में अल्डिहाइड नहीं मिलेगा आपको कीटोन मिलेगा। और ये भी याद रखना आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल अगर आएगी तो यू विल गेट अल्कीन। खैर ये मैं आपको, ये जो पैटर्न है ये आगे बार बार यूज़ होगा, लेकिन आपने आज के लेक्चर का जो मिनट ऑफ द लेक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है अपनी नोटबुक्स पे, जो आगे काफ़ी काम आने वाला है, कि वो ये फुटपाथ है जो आगे काफ़ी रिएक्शंस में काम आएगा आपको। सो ये सारे का सारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजर के होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम हेलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे, नाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।